किसी ने भी यह उम्मीद नहीं की थी कि स्टाइल यूनिवर्सिटी इस बार लॉयल्टी एकेडमी में छात्रों को चुनने आएगी। यह एक अभूतपूर्व घटना थी। अभी तक लियाना पूरी तरह से यूनिवर्सिटी ऑफ पेनी में दाखिला लेने के लिए दृढ़ थी, लेकिन अब उसका मन डगमगा गया। अगर उसे स्टाइल यूनिवर्सिटी में चुना गया तो यह यूनिवर्सिटी ऑफ पेनी से कहीं बेहतर मौका होगा। आखिरकार उसके अंक पूरे स्कूल में शीर्ष 3 में थे। अगर उसे मौका नहीं मिला तो बाकी छात्रों की संभावना तो और भी कम थी। लियाना अपना रिज्यूमे लेकर आगे बढ़ने ही वाली थी। सिर्फ वही नहीं, वहां मौजूद हर छात्र यही सोच रहा था। हर कोई खुशनसीब बनने की उम्मीद कर रहा था। सफेद बालों वाला प्रोफेसर सीधी पीठ के साथ कुर्सी पर बैठा था, गंभीर नजरों से पूरे हॉल को देख रहा था। थोड़ी देर बाद उसने बोलना शुरू किया, क्या यहाँ कोई छात्रा है जिसका नाम कैथरीन स्वॉन है? ये सुनते ही सबने अपने अपने रास्ते हटा लिए और पीछे बैठी कैथरीन दिखाई देने लगी। कैथरीन अपने फोन पर गेम खेल रही थी। उसे एडवांस अप्रूवल में कोई दिलचस्पी नहीं थी। अचानक सबकी नजरों का केंद्र बनने पर कैथरीन ने फोन से नजरें हटाईं और सबकी ओर देखा। अगले ही पल वह बूढ़ा प्रोफेसर उठकर उसकी ओर बढ़ा। क्या तुम कैथरीन स्वॉन हो? कैथरीन की पहली धारणा उस प्रोफेसर के बारे में अच्छी थी। वह सादा कपड़े पहने हुए था, ईमानदार नजरों वाला और एक सच्चे शोधकर्ता जैसा लगता था। बड़ों के प्रति सम्मान दिखाते हुए कैथरीन खड़ी हुई। जी, मैं कैथरीन हूँ। प्रोफेसर को भी कैथरीन अच्छी लगी। उन्होंने खुद को परिचित कराते हुए कहा, तुमसे मिलकर खुशी हुई कैथरीन। मैं मार्शल हार्टली, स्टाइल यूनिवर्सिटी में इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग का प्रोफेसर हूँ। क्या तुम्हारा इरादा हमारे विश्वविद्यालय में आवेदन करने का है? ये सुनते ही हॉल में मौजूद सभी लोगों ने दबी सांस ली। ये प्रोफेसर देश के वैज्ञानिक स्तंभों में से एक था। उनके शोध न केवल एस्कना में बल्कि पूरी दुनिया में प्रसिद्ध थे। उन्हें फादर ऑफ चिप्स कहा जाता था। उनके प्रोजेक्ट्स ऐसे हाईटेक प्रयोग थे जो इलेक्ट्रॉनिक तकनीक की दिशा बदल सकते थे। अगर किसी को उनके दल में शामिल होने का मौका मिलता तो वह वास्तव में गौरवपूर्ण जीवन जी सकता था। कैथरीन ने ध्यान से मार्शल को देखा। वह उन्हें पहचान गई। वह सचमुच चिप तकनीक के क्षेत्र में एक बड़ा नाम थे। उसे याद आया कि उसका एक शिष्य मार्शल का अच्छा मित्र था। कैथरीन के जवाब देने से पहले ही यूनिवर्सिटी ऑफ पेनी के प्रवेश अधिकारी बेचैन हो उठे। डायरेक्टर खुद उठकर कैथरीन के पास पहुंचे। ओह, तो आप ही कैथरीन स्वॉन हैं। आपसे मिलकर खुशी हुई। कैथरीन ने उन्हें ठंडी नजर से देखा। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। फिर भी डायरेक्टर पूरी उत्सुकता से बोले, कैथरीन, क्या आप यूनिवर्सिटी ऑफ पेनी के फाइनेंस विभाग में रुचि रखती हैं? हमारा फाइनेंस विभाग देश के सबसे अच्छे विभागों में से है। अगर आप चाहें तो मैं आपको प्रोफेसर विंस्टन वॉर्नर की टीम में शामिल करा सकता हूँ। वे आपके मेंटर बन सकते हैं। विंस्टन वित्त जगत का बहुत बड़ा नाम था। लियाना का लक्ष्य भी यही टीम थी। वह चिंतित थी कि उसे विंस्टन की टीम में जगह नहीं मिलेगी, पर अब तो वे खुद कैथरीन से जुड़ने की इच्छा जता रहे थे। ये देखकर लियाना अंदर ही अंदर जल उठी। वो खुलकर विरोध नहीं कर सकती थी क्योंकि इससे उसकी छवि खराब होती, पर उसका गुस्सा छिप नहीं पा रहा था। आपको शायद पता नहीं, लियाना ने व्यंग्य से कहा, कैथरीन को एडवांस अप्रूवल में हिस्सा लेने की योग्यता ही नहीं है। उसके अंकों से तो यह संभव ही नहीं। लियाना की बात सुनकर मार्शल मुड़े और सीधे उसकी ओर देखा। तुम्हारे प्रांत में इस बार सिर्फ एक छात्र ने पूर्णांक प्राप्त किए हैं, सही? अगर वही योग्य नहीं है तो फिर कौन है? लियाना बिना सोचे बोल उठी, पूरा अंक पाने वाला तो जरूर योग्य है, लेकिन वो कुछ और कहने ही वाली थी कि अचानक रुक गई। आपने क्या कहा? वह स्तब्ध होकर कैथरीन की ओर इशारा करती बोली। आप कह रहे हैं कि वो टॉपर है? मार्शल ने पूछा। क्या इसका नाम कैथरीन स्वॉन है? फिर उन्होंने धीरे धीरे नाम के अक्षर बोले। लियाना ने सिर हिलाया। हाँ, यही है। मार्शल ने शांत भाव से कहा। तो बस सही है। इस साल के प्रांतीय टॉपर का नाम कैथरीन स्वॉन ही है। क्या तुम्हारी क्लास में 2 कैथरीन हैं? लियाना को ये समझ नहीं आ रहा था। स्कूल में तो सिर्फ एक ही कैथरीन थी, लेकिन ये कैसे संभव हो सकता था? वह बोली, प्रोफेसर, यह असंभव है। परीक्षा के दिन इसकी दाहिनी बांह घायल थी। ये लिख ही नहीं सकती थी। मैं उसी परीक्षा कक्ष में थी। यह आधे घंटे में बाहर आ गई थी। ऐसी स्थिति में ये कैसे पूर्णांक पा सकती है? अपनी बात साबित करने के लिए उसने अपने सहपाठियों को भी गवाह बनाया। लियाना ने गुस्से में उंगली उठाए और बोली, तुमने जरूर नकल की होगी। बताओ, कौन सा तरीका अपनाया था? कमरे में बैठे शिक्षक हैरान रह गए। ये पहली बार था जब किसी छात्रा ने खुलेआम किसी और पर नकल का आरोप लगाया था, वो भी एक टॉपर पर। सभी की नजरें अब कैथरीन पर टिक गईं। हर किसी के मन में अलग अलग सवाल उठ रहे थे। सिर्फ रोनन था जो कैथरीन के पक्ष में डट गया। वह लियाना पर बरस पड़ा। तुम्हें शर्म नहीं आती? कैथरीन जैसी लड़की से अपनी तुलना करती हो और उसे बदनाम करती हो। क्या तुम्हें पता है राष्ट्रीय परीक्षा कितनी सख्त होती है? यह कोई बच्चों का खेल नहीं है। अगर तुम झूठ बोलती रहोगी तो जेल जा सकती हो। देश में माना जाता था कि एसएटी जैसी परीक्षा ही जीवन का पहला निर्णायक मोड़ होती है। ऐसे में नकल करना लगभग असंभव था। रोनन की बात सुनकर शिक्षक भी उसकी ओर झुक गए। उन्हें बात में तर्क नजर आया, लेकिन लियाना अब भी मानने को तैयार नहीं थी। वो अड़ी रही। कौन जानता है उसने कौन सा तरीका अपनाया।
लेकिन जब इसका दाहिना हाथ हिल भी नहीं सकता तो इसने परीक्षा कैसे दी। कमरे में चर्चा तेज हो गई, लेकिन कैथरीन ने अब तक कुछ नहीं कहा। रोनन बेचैन हो गया। कैथरीन, कुछ तो बोलो। कैथरीन ने शांत स्वर में जवाब दिया, कहने को कुछ है ही नहीं। जब दाहिना हाथ घायल हो तो क्या बायां हाथ नहीं होता। उसके इस एक वाक्य ने सबको चुप कर दिया। मार्शल के चेहरे पर चमक आ गई। उन्होंने उत्साहित होकर पूछा, मतलब तुम्हारा बायां हाथ दाहिने जितना ही लचीला है। उनकी आंखों में शक नहीं बल्कि खुशी थी। वह सचमुच रोमांचित थे। कैथरीन के सिर हिलाते ही उन्होंने तुरंत कलम और कागज निकाला और उसे दिया। उन्होंने सोचा, साबित करने का सबसे अच्छा तरीका यही है, सबके सामने सच्चाई दिखा दो। कैथरीन ने कलम ली और सहजता से कागज पर लिखने लगी। किसी को पता नहीं चला कि उसने क्या लिखा, पर यह सबको साफ दिखा कि वह बाएं हाथ से बेहद कुशलता से लिख रही थी। जब उसने कागज मार्शल को दिया, उन्होंने देखा और तुरंत हैरानी से बोले, हे भगवान, ये तो। सभी लोगों की नजरें अब मार्शल पर टिक गई थीं। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध और सदैव शांत रहने वाला प्रोफेसर अचानक इतना हैरान क्यों था। मार्शल ने बार बार उस कागज को देखा जो कैथरीन ने लिखा था। फिर उसने कैथरीन की ओर देखा। चेहरे पर पूरी तरह से विस्मय का भाव था। कैथरीन, क्या तुम्हें चिप प्रोग्रामिंग आती है? साइड में खड़े रोनन ने हल्का सा ठहाका मारा। कैथरीन को तो सिर्फ आती नहीं, वह तो इस क्षेत्र की सर्वोच्च विशेषज्ञों में गिनी जाती है। अगर कैथरीन इतनी लो प्रोफाइल न होती तो वहां मौजूद हर व्यक्ति उसे टीचर कहकर सम्मान देता। मार्शल के सवाल पर कैथरीन ने सहज भाव से सिर हिलाया। थोड़ा बहुत जानती हूँ, लेकिन मार्शल को उस पर विश्वास नहीं हुआ। उनकी अपनी टीम में जो छात्र सालों से उनके साथ थे, उन्हें भी उतनी गहराई से समझ नहीं थी जितनी कैथरीन ने दिखा दी थी। मार्शल को महसूस हुआ कि वह इस बार सचमुच सही जगह आए हैं। हर साल राज्य में टॉपर तो कई होते हैं, लेकिन पूर्णांक पाने वाले बहुत कम। वह पहले सिर्फ टॉपर से मिलने आए थे, पर अब उन्हें एक असाधारण प्रतिभा मिल गई थी। वो कैथरीन को हर हाल में स्टाइल यूनिवर्सिटी लाना चाहते थे। कैथरीन, अगर तुम स्टाइल यूनिवर्सिटी में आओगी तो मैं तुम्हारी ट्यूशन फीस पूरी तरह माफ कर दूंगा। साथ ही तुम अपनी पसंद के किसी भी मेंटर को चुन सकती हो, बस हमारे साथ जुड़ जाओ। ये सुनना बाकी छात्रों के लिए किसी तमाचे से कम नहीं था। अभी कुछ समय पहले तक लियाना और बाकी लोग कैथरीन के परिणामों पर शक कर रहे थे, लेकिन अब कैथरीन ने न सिर्फ अपने परिणाम की सच्चाई साबित कर दी, बल्कि अपनी क्षमता भी दिखा दी थी। मार्शल कोई आम व्यक्ति नहीं थे। उनका इस तरह कैथरीन को पाने की इच्छा रखना अपने आप में प्रमाण था कि वह असाधारण थी। यूनिवर्सिटी ऑफ पेनी के प्रवेश निदेशक ने ये सब देखा तो वह भी सक्रिय हो गए। भले ही उन्हें कैथरीन की पूरी क्षमता का अंदाजा नहीं था, लेकिन वह जानते थे कि स्टायर जैसी यूनिवर्सिटी बिना कारण इतने प्रस्ताव नहीं देती। उन्होंने तुरंत कैथरीन को लुभाने के लिए नई शर्तें पेश की। कैथरीन, अगर तुम यूनिवर्सिटी ऑफ पेनी चुनो तो हम भी तुम्हारी ट्यूशन फीस माफ करेंगे। साथ ही तुम्हें पूरे वर्ष की छात्रवृत्ति भी देंगे। हमारा विश्वविद्यालय देश में सबसे अधिक स्कॉलरशिप देने वाला है। हम प्रतिभाओं को निखारने में सबसे आगे हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ पेनी झूठ नहीं बोल रही थी। आखिरकार यह वित्त फाइनेंस के क्षेत्र में देश की सबसे समृद्ध यूनिवर्सिटी थी। वहीं स्टाइल यूनिवर्सिटी अपनी अकादमिक उत्कृष्टता के लिए जानी जाती थी, लेकिन वित्तीय दृष्टि से उतनी समृद्ध नहीं थी। पेनी यूनिवर्सिटी की पेशकश सुनकर मार्शल थोड़ा बेचैन हुए। उन्हें सत्ता से डर नहीं था, न बुराई से, पर उन्हें सबसे अधिक डर एक बात से था, कहीं कोई अच्छा छात्र उनसे छूट न जाए। वे जानते थे कि ऐसे प्रतिभाशाली छात्र मिलना दुर्लभ है, इसलिए उन्होंने तुरंत कहा, कैथरीन, अगर तुम्हें छात्रवृत्ति चाहिए तो मैं खुद उसके लिए आवेदन करूंगा। हमारे देश एस्कना में चिप्स अभी भी सबसे कमजोर क्षेत्र हैं। अगर हमें मजबूत बनना है तो तुम्हारे जैसे युवाओं की जरूरत है। तुम ही भविष्य हो, तुम ही उम्मीद हो। अब दोनों ही यूनिवर्सिटी, स्टायर और पेनी, अपने सर्वश्रेष्ठ प्रस्ताव दे चुकी थीं। ये सचमुच एक कठिन निर्णय था। सभी की नजरें कैथरीन पर थीं कि वह क्या चुनती है। कैथरीन ने परीक्षा दी थी, यानी वह आगे पढ़ाई का इरादा रखती थी। इसके अलावा ऑड्री हमेशा कहती रहती थी कि एक अच्छी यूनिवर्सिटी जीवन बदल देती है। अगर कैथरीन अब स्टायर को ठुकरा देती तो ऑड्री शायद जिंदगी भर उसे सुनाती रहती। कैथरीन ने धीरे धीरे सिर उठाया और दृढ़ नजरों से मार्शल की ओर देखा। मैं स्टायर यूनिवर्सिटी चुनती हूँ। ये सुनते ही मार्शल अपनी खुशी छिपा नहीं पाए। उनकी आंखों में सच्चा उत्साह था। धन्यवाद कैथरीन, स्टायर यूनिवर्सिटी में तुम्हारा स्वागत है। मार्शल को लगा कि कैथरीन बहुत ही महत्वाकांक्षी, आदर्शवादी और देशभक्त लड़की है। उन्होंने इतनी बड़ी छात्रवृत्ति को ठुकरा दिया सिर्फ इसलिए कि वह सीखना चाहती थी, देश के लिए कुछ करना चाहती थी। लेकिन कैथरीन का कारण बहुत सरल था। उसे पैसे की कोई कमी नहीं थी। उसके लिए छात्रवृत्ति का कोई अर्थ नहीं था। जब सब लोग उसके अंकों पर शक कर रहे थे, तब केवल मार्शल ही थे जिन्होंने उस पर विश्वास किया। उनकी नजरों में एक बार भी तिरस्कार नहीं था। उन्होंने शुरू से अंत तक सिर्फ उसकी क्षमता देखी, और यही वजह थी कि कैथरीन ने स्टायर यूनिवर्सिटी चुनी, क्योंकि ये दिल से लिया गया फैसला था। कैथरीन के निर्णय के बाद रोनन तुरंत आगे आया। पहले तो वह स्टायर यूनिवर्सिटी में दिलचस्पी नहीं रखता था, पर अब जब कैथरीन ने चुना तो वह भी पीछे नहीं रहना चाहता था। उसने आत्मविश्वास से अपना रिज्यूमे मार्शल को दिया।
प्रोफेसर हार्टली, मेरा नाम रोनन ओकॉनर है। मैं भी स्टायर यूनिवर्सिटी में जाना चाहता हूँ। ये सुनकर यूनिवर्सिटी ऑफ पेनी का प्रवेश निदेशक हतप्रभ रह गया। रोनन पूरे प्रांत में दूसरे स्थान पर था, कैथरीन के ठीक बाद। अगर दोनों ही स्टायर चले गए तो वह स्कूल को क्या जवाब देगा? मार्शल ने तुरंत जवाब नहीं दिया। वह तो केवल कैथरीन को लेने आए थे और उनके पास अतिरिक्त सीट नहीं थी। रोनन ने मार्शल की झिझक तुरंत भांप ली और सोचा, लगता है इन्हें मेरी काबिलियत का अंदाजा नहीं है। वह कैथरीन की तरह आगे बढ़ा और तुरंत एक प्रोग्राम लिख डाला। फिर वह कागज मार्शल को दे दिया। मार्शल ने देखा, प्रोग्राम पहचाना, लेकिन यह उनके क्षेत्र का नहीं था। उन्होंने वह पेपर अपने साथ आए इंफॉर्मेशन इंजीनियरिंग प्रोफेसर को दे दिया। प्रोफेसर ने एक नजर डाली और तुरंत उनकी आंखें चमक उठी। उनके चेहरे पर वही उत्साह था जो पहले मार्शल के चेहरे पर था जब उन्होंने कैथरीन का कोट देखा था। वह मार्शल की ओर मुड़े और बोले, मार्शल, ये छात्र कंप्यूटर जीनियस है, हमें इसे जरूर लेना चाहिए। सीट की चिंता मत करो, इसे किसी भी कीमत पर रखना होगा। असाधारण प्रतिभाओं के लिए नियम तोड़े जा सकते हैं। अगर यह छात्र सचमुच इतना योग्य है तो उसे खोना स्टायर के लिए बहुत बड़ी भूल होगी। मार्शल ने मुस्कुराते हुए कहा, बहुत अच्छा, बधाई हो रोनन, तुम्हारा भी स्टायर यूनिवर्सिटी में स्वागत है। रोनन खुशी से चमक उठा। धन्यवाद प्रोफेसर हार्टली। उसने कैथरीन की ओर देखा और शरारती मुस्कान के साथ बोला, कैथरीन, अब हम आगे भी साथ रहेंगे। उन दोनों की सफलता देखकर पूरी कक्षा में ईर्ष्या फैल गई। स्टायर यूनिवर्सिटी जैसी यूनिवर्सिटी में जाना हर किसी का सपना था और उन्होंने यह इतनी आसानी से हासिल कर लिया था, खासकर कैथरीन, जिसे पाने के लिए स्टायर के प्रोफेसर खुद अनुरोध कर रहे थे। ब्रायन के दिल में भी ईर्ष्या थी। हालांकि उसके अंक भी अच्छे थे, लेकिन स्टायर में जगह पाने की उम्मीद नहीं थी। वह तो पेनी यूनिवर्सिटी के फाइनेंस विभाग में जाना चाहता था। वहीं लियाना किनारे से ये सब देख रही थी। कैथरीन के प्रति उसकी जलन अब चरम पर थी। उसने मन ही मन बड़बड़ाया, यह अभागी कैथरीन सारी किस्मत कैसे ले गई? इसमें ऐसा क्या खास है कि स्टायर का प्रोफेसर भी इसके पीछे पड़ा है? दाखिले की प्रक्रिया खत्म होने के बाद रोनन ने जोर देकर कहा कि आज रात सबको साथ में डिनर करना चाहिए, क्योंकि कैथरीन को अपने दोस्तों से मिले हुए काफी समय हो गया था। जब कैथरीन ने सोचा कि पिछली बार उनसे मिले लगभग 1 महीना हो चुका है, तो उसने सहमति दे दी। सब लोग अभी क्लासरूम से बाहर निकले ही थे कि पीछे से तेज कदमों की आवाज आई। अरे तुम यहीं रुक जाओ। वह आवाज सबको बहुत परिचित लगी। किसी को अंदाजा लगाने की जरूरत नहीं थी कि वह कौन थी। रोनन ने झुंझलाते हुए कहा, कैथरीन चलो, इस पागल औरत पर ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं। ऐसा लग रहा था जैसे लियाना ने रोनन की बात सुन ली हो। वह तेजी से आगे बढ़ी और सीधा कैथरीन के सामने आकर खड़ी हो गई, रास्ता रोकते हुए। कैथरीन रुक गई और ठंडी नजरों से लियाना को देखने लगी। कैथरीन के उस शांत लेकिन सख्त चेहरे को देखकर लियाना का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसे लगा कि कैथरीन उस पर ऊपर से नीचे तक तिरस्कार भरी नजर डाल रही है। लियाना ने दांत भींचते हुए नफरत भरी नजरों से कहा, क्या अब तुम्हें बहुत गर्व हो रहा है कैथरीन? क्यों तुमने अपने मार्क्स छिपाए ताकि मुझे एडमिशन ऑफिसर के सामने शर्मिंदा कर सको? क्यों तुम हर बार मुझे निशाना बनाती हो? वो लगातार झल्लाई जा रही थी, मानो कैथरीन ने जानबूझकर उसका अपमान किया हो। कैथरीन ने बेहद शांत लहजे में कहा, बोल चुकी। लियाना उसकी इस अप्रत्याशित प्रतिक्रिया से हैरान रह गई। वो कुछ पल के लिए चुप हो गई, लेकिन कैथरीन नहीं। कैथरीन आगे बोली, मुझे तुम्हें टारगेट करना है। सच में? वो हल्का सा हंसी, लेकिन उसकी आंखें बर्फ की तरह ठंडी हो गईं। सोचो जरा, तुम खुद को समझती क्या हो? उसका ये तीखा सवाल सुनकर रोनन के पीछे खड़े कुछ लोग ताली बजाने से खुद को रोक नहीं पाए। कैथरीन को लियाना से कोई मतलब नहीं था, क्योंकि उसकी नजर में लियाना उसकी ध्यान देने लायक भी नहीं थी। व्यंग्य में जवाब देकर वह आगे बढ़ गई और रोनन व बाकी लोग तुरंत उसके साथ चल दिए। पास से गुजरते हुए रोनन ने हंसकर कहा, तुम खुद को क्या समझती हो? हर कोई एक एक ताना मारता गया। लियाना का चेहरा शर्म और गुस्से से लाल हो गया। वो इतनी भड़की कि लगभग कैथरीन पर झपट पड़ती, लेकिन खुद को किसी तरह रोक लिया। वो मन ही मन बड़बड़ाए, ये लड़की तो हद कर रही है। मुझे नीचा दिखाया और बाकी सबको भी मेरे खिलाफ भड़का दिया। मैं इसका बदला जरूर लूंगी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। परीक्षा खत्म होने के बाद आखिरकार कैथरीन और रोनन ने चैन की सांस ली। उन्होंने बारबेक्यू करके खूब मस्ती की और फिर ब्रायन ने सुझाव दिया कि अब सब लोग कासिया के नए खुले क्लब में चलें। यह नया एंटरटेनमेंट क्लब युवाओं का पसंदीदा ठिकाना माना जा रहा था। स्टेज, लाइटिंग, साउंड, सब कुछ टॉप क्लास था। जैसे ही वे अंदर गए, डेविड और बाकी लोग जोश से चिल्लाने लगे। क्लब की चमक दमक देखकर सबकी रगों में जैसे बिजली दौड़ गई। ब्रायन ने इनर सर्कल में एक जगह बुक कर रखी थी और उसने तुरंत कैथरीन को बुलाया। कैथरीन, यहाँ बैठो। बाकियों की तरह कैथरीन में उतनी उत्तेजना नहीं थी। वह बस आराम से सोफे पर बैठ गई, थोड़ी थकी, थोड़ी रिलैक्स्ड। परीक्षा का तनाव खत्म हो गया था। सबके चेहरों पर राहत झलक रही थी। ब्रायन ने जश्न के लिए ढेर सारी शराब मंगाई थी। उसने कैथरीन के लिए एक गिलास भरा। जब उसने देखा कि रोनन ने उसे रोकने की कोशिश नहीं की, तो उसने समझ लिया कि कैथरीन पी सकती है और उसने गिलास आगे बढ़ा दिया। कैथरीन, एक ड्रिंक लोगी?
कैथरीन को कोई आपत्ति नहीं थी। जब से वह ब्रैंडन के सामने वाले अपार्टमेंट में रहने लगी थी, वो उसके खाने पीने को लेकर बहुत सख्त था। वो कभी सीधे नहीं कहता था कि यह मत खाओ या वह मत पियो, लेकिन किसी न किसी तरह वह ये सुनिश्चित कर देता था कि उसे ऐसी चीजें हाथ न लगें। कैथरीन वैसे भी खाने पीने की शौकीन नहीं थी, इसलिए उसे फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन उसने काफी समय से शराब को हाथ नहीं लगाया था। ब्रायन ने उसे गिलास दिया और उसने बिना हिचकिचाहट ले लिया। जैसे ही कैथरीन ने पीना शुरू किया, बाकियों ने भी खुलकर शराब पीनी शुरू कर दी। आखिर मजे करने आए थे और बिना ड्रिंक किए मस्ती कैसी। एक के बाद एक गिलास खाली होते गए। ब्रायन ने जो विस्की मंगाई थी वह बेहद स्ट्रॉन्ग थी। कैथरीन की शराब पीने की क्षमता अच्छी थी, लेकिन इतने लंबे समय बाद पीने और अच्छे मूड में होने के कारण कुछ ही गिलासों में उसके गालों पर हल्की लालिमा छा गई और उसकी बड़ी आंखें थोड़ा सिकुड़ गईं। पहले वह ठंडी और गंभीर लगती थी, पर अब उसके चेहरे पर एक मोहक नशा उतर आया था। वो किसी फिल्मी देवी की तरह लग रही थी, जिससे नजरें हटाना मुश्किल था। स्टेज पर हर तरफ नाचती झूमती आकृतियां थीं और संगीत की लहरों में हर कोई खुद को खो रहा था। ब्रायन मस्ती में झूम रहा था। उसने हिम्मत जुटाकर कैथरीन को बुलाया। कैथरीन, हमारे साथ डांस करने चलो। अगर नहीं आता तो बस थोड़ा झूम लो। ब्रायन को यकीन था कि कैथरीन जैसी सीरियस लड़की ऐसी चीजों में नहीं पड़ेगी, लेकिन कैथरीन ने आंखों में शरारती चमक लिए हल्की मुस्कान दी। वो उठी नहीं, बल्कि कुछ और करने लगी। उसने 2 बियर केन उठाए, उन्हें खोला और उनके पुल रिंग्स को अपनी उंगलियों में फंसा लिया। कुछ ही सेकंड में उसने उन रिंग्स को छोटा कैंची जैसा बना दिया। फिर उसने अपने ढीले टी शर्ट पर कैंची चलाई, कहीं कहीं हल्के कट लगाए और देखते ही देखते उस टी शर्ट को एक स्टाइलिश टी ड्रेस में बदल दिया। कटे हुए कपड़े के 2 टुकड़ों से उसने पीठ पर एक प्यारा सा बो बांध लिया। अब उसकी ढीली टी शर्ट एक फिटेड और ग्लैमरस आउटफिट बन चुकी थी, जो उसकी पतली कमर और खूबसूरत फिगर को उभार रहा था। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि कैथरीन कर क्या रही है, लेकिन कैथरीन को कभी अपने कामों के लिए वजह बताने की जरूरत नहीं होती थी। कपड़ों की यह अपग्रेड पूरी करने के बाद उसने अपनी कैप नीचे झुका ली और एक लचीले मूवमेंट के साथ स्टेज पर चढ़ गई। जैसे जैसे संगीत तेज होता गया, कैथरीन का डांस और मंत्रमुग्ध कर देने वाला बनता गया। हर बार जब वह घूमती तो उसके कपड़े के टुकड़े हवा में लहराते, उसकी खूबसूरत काया की झलक दिखाते। यह ज्यादा खुला नहीं था, लेकिन उसमें एक रहस्यमय आकर्षण था जो उसे और भी अप्रतिरोध्य बना रहा था। अब क्लब में मौजूद हर आदमी की नजर उस लड़की पर टिक गई थी, जिसका चेहरा कैप के नीचे छिपा था, पर जिसकी चाल और नृत्य सबको दीवाना बना रहा था। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। क्लब के दूसरे माले पर बने प्राइवेट बॉक्स में ट्रस्टन अपने कुछ दोस्तों के साथ बैठा था। ये क्लब उसके एक पुराने दोस्त का था। दोस्ती निभाने के लिए वह अपने खास दोस्तों को साथ लाया था। तभी किसी ने कहा, भाई नीचे देखो, कोई लड़की नाच रही है, जबरदस्त लग रही है। ट्रस्टन पहले तो ब्रैंडन के साथ पी रहा था। दोस्तों के लगातार पुकारने पर वह मुस्कुराया और बोला, मिस्टर डंकन, अब तो आप कैसी के लिए शरीफ बन गए हैं, लेकिन मैं तो अभी आजाद हूँ। चलो मैं देख कर आता हूँ कि नीचे कैसी हसीना आई है। ट्रस्टन जल्दबाजी में कमरे से निकल गया, लेकिन ब्रैंडन वहीं बैठा रहा, शांत, स्थिर और गंभीर, जैसे किसी चीज से फर्क ही न पड़ता हो। प्राइवेट रूम में तीनों ओर शीशे की दीवारें थीं, इसलिए नीचे का नजारा साफ दिख रहा था। ब्रैंडन अपने गिलास में झांकते हुए सोच रहा था कि अब निकलना चाहिए या नहीं, लेकिन तभी उसने अनजाने में नीचे स्टेज पर नाचती उस लड़की को देखा और अचानक उठ खड़ा हुआ। उसका ये कदम देखकर वहां मौजूद सब लोग चौंक गए। किसी को समझ नहीं आया कि आखिर इस ठंडे और सख्त इंसान को अचानक क्या हो गया। किसी ने ब्रैंडन की स्थिति के बारे में जाकर ट्रस्टन को बताया। ट्रस्टन मुड़ा और देखा कि ब्रैंडन उसकी ओर बढ़ रहा था। जैसे ही यह बड़ा आदमी वहां आया, दोनों तरफ के लोग जल्दी से हट गए ताकि उसके लिए रास्ता बन सके। ब्रैंडन उस बड़ी फ्लोर टू सीलिंग खिड़की के सामने खड़ा था। उसकी नजर नीचे स्टेज पर टिकी हुई थी। चेहरा देखे बिना ही वह समझ गया वो उसकी ही औरत थी। इसके अलावा उसने ये भी देखा कि उसका बेवकूफ भतीजा पास वाले बूथ में बैठा हुआ था। जैसे ही वो महिला जोश में उछली, उसकी पोशाक ऊपर उड़ गई, उसकी पतली सुडौल कमर दिखाई दी और रोशनी के नीचे बैठे दर्शकों से चीखें निकल पड़ी। ब्रैंडन का चेहरा तुरंत गंभीर हो गया और उसकी आंखें बर्फीले तालाब जैसी ठंडी हो गईं। उसके आसपास मौजूद सभी लोगों ने महसूस किया कि कमरे का माहौल अचानक जम सा गया है, पर किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। सब इतने डरे हुए थे कि कोई बोलने की हिम्मत नहीं कर पाया। सबने बस ट्रस्टन की ओर देखा, जैसे उससे कुछ जवाब मिल जाए। ट्रस्टन भी पहले तो हैरान था, लेकिन जल्द ही सब समझ गया। इन सालों में सिर्फ एक ही इंसान है जो मिस्टर डंकन की भावनाओं में इतना बदलाव ला सकता है, उसने सोचा। अभी तक उसने जो देखा था उसे जोड़ नहीं पाया था, लेकिन अब ब्रैंडन की प्रतिक्रिया देखकर सब समझ गया। तो बात ये थी, उसने मन ही मन कहा। कैथरीन की तरफ उठी उन निगाहों ने ब्रैंडन के अंदर गुस्से की आग भड़का दी। उसे लगा कि काश वो हर किसी की आंखें निकाल सके। गुस्सा फूटने से पहले ही ब्रैंडन तुरंत मुड़ा और नीचे की ओर चल पड़ा। ट्रस्टन ने झट से अपने लोगों को फोन किया और 2 टीम बॉडीगार्ड्स की व्यवस्था कर दी ताकि ब्रैंडन के लिए रास्ता साफ हो सके।
ट्रस्टन को छोड़कर किसी को नहीं पता था कि बड़ा बॉस करने क्या जा रहा है। कैथरीन पूरे जोश में डांस कर रही थी, तभी उसे पीछे से किसी की मौजूदगी महसूस हुई। उसने सहज रूप से कोहनी पीछे की ओर झटक दी, पर हैरानी की बात यह थी कि उसकी कोहनी किसी ने पकड़ ली। वह तुरंत पलटी, लेकिन देखने से पहले ही किसी ने उसे जोर से अपनी बाहों में खींच लिया। एक जानी पहचानी खुशबू उसके पूरे शरीर में फैल गई और कैथरीन का शरीर ढीला पड़ गया। वह सुस्त सी ब्रैंडन की बाहों में झुक गई। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उसने पूछा। उन लालची निगाहों को याद करके ब्रैंडन के अंदर खून खौलने लगा। वह ठंडी आवाज में दांत भींचकर बोला, अगर मैं अभी नहीं आता तो क्या तुम सीधे स्वर्ग जाने की सोच रही थी? कैथरीन के अंदर जलन की एक लहर दौड़ी, लेकिन उसे ये सब मजेदार लगा। वह हंस पड़ी। हाँ, मजा आ रहा है। ब्रैंडन ने मन में कहा, मजा आ रहा है। इस लड़की को एक बार ठीक से सबक सिखाना पड़ेगा ताकि अगली बार इतना बेफिक्र न हो। कुछ लोग कैथरीन को घूर रहे थे, लेकिन उसकी मौजूदगी इतनी असरदार थी कि कोई पास आने की हिम्मत नहीं कर पाया। जब उन्होंने देखा कि कैथरीन को एक रहस्यमयी आदमी ने अपनी बाहों में खींच लिया, तो सबको अफसोस हुआ कि काश वो थोड़े और हिम्मती होते। डेविड ने जैसे ही कैथरीन को किसी के साथ देखा, वह आगे बढ़ने लगा, लेकिन ब्रायन ने उसे रोक लिया। वो मेरा अंकल है। डेविड अगर आगे गया तो खुद के लिए मुसीबत मोल लेगा, और कैथरीन को देखकर तो साफ लग रहा है कि वो खुद इसमें शामिल है, ब्रायन ने मन में सोचा। रोनन ने भी यह सब देखा और गुस्से में बैठा तरबूज खाने लगा। हर निवाला लेते हुए वह सोच रहा था कि ये ब्रैंडन का सिर है। धत, उसने कैथरीन को अपनी बाहों में ले रखा है। कितना परेशान करने वाला है। लेकिन मैं उससे जीत नहीं सकता, और कैथरीन को भी इससे कोई एतराज नहीं है, तो मैं क्या कर सकता हूँ? उसने मन में बड़बड़ाया। डांस फ्लोर पर कैथरीन पूरी तरह छा चुकी थी। दोनों हाथों से ब्रैंडन की गर्दन थामे वो उसके साथ झूम रही थी। रोशनी उसकी खूबसूरती को और निखार रही थी। उसकी आंखों में जो नशा था, उसके चेहरे की चमक के साथ मिलकर ब्रैंडन की सांसें थमा दी। उसे लगा जैसे उसके शरीर में हजारों जहरीले कीड़े रेंग रहे हों। वह और बर्दाश्त नहीं कर पाया, कैथरीन को गोद में उठाया और सीधे डांस फ्लोर से निकल गया। कुछ लोगों को ये बात बर्दाश्त नहीं हुई, इतनी खूबसूरत औरत को कोई अकेले कैसे पा सकता है, उन्होंने सोचा। लेकिन आसपास खड़े बॉडीगार्ड्स की एक नजर ने ही सबको पीछे धकेल दिया। बड़ा आदमी पूरी शान में था, कौन मुसीबत मोल लेता। ब्रैंडन ने कैथरीन को बाहों में उठाया और कार में बैठ गया। पैक्सटन खुद गाड़ी चला रहा था। ब्रैंडन ने अंदर बैठते ही पार्टीशन नीचे कर दिया ताकि कोई झांक भी न सके। पैक्सटन डर के मारे कांप गया। कैथरीन का हाथ ब्रैंडन की गर्दन पर था। इस बार वह कोने में चुप नहीं बैठी थी। ब्रैंडन ने उसकी सांसों में शराब की गंध महसूस की और भौहें चढ़ाते हुए नरमी से पूछा, तुमने पी रखी है? कैथरीन ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखें तारों जैसी चमक रही थीं। तो क्या? उसने धीमे से कहा। ब्रैंडन ने उन आंखों को देखा और कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं बची। मैं बस नहीं चाहता कि तुम्हें कल सिर दर्द हो। थोड़ा गर्म पानी पी लो, बेहतर लगेगा। कैथरीन ने हल्का सा सिर हिलाया। उसका हाथ अब भी ब्रैंडन के हाथ में था। कुछ घूंट पीने के बाद उसने मना कर दिया। ब्रैंडन बेबस होकर मुस्कुराया। उसे कैथरीन का यह नशा भी प्यारा लगा। उसने उसकी कमर थाम ली और धीमे से कहा, अगर तुमने और शरारत की तो घर पहुंचकर सजा मिलेगी। कैथरीन ने सुना और उसकी ओर देखते हुए कहा, किसे सजा मिलेगी? ये तो अभी तय नहीं हुआ। ब्रैंडन के पास कोई जवाब नहीं था। वो उससे बहुत प्यार करता था, इसलिए कुछ कठोर कह नहीं पाया। गुस्से और चाहत के बीच फंसा हुआ, उसने आगे बैठे पैक्सटन से ठंडी आवाज में कहा, गाड़ी तेज चलाओ। पैक्सटन ने डर के मारे एक्सीलरेटर जोर से दबाया। आधे घंटे का रास्ता 20 मिनट में तय हो गया। घर पहुंचते ही ब्रैंडन ने कैथरीन को नीचे उतरने नहीं दिया, सीधे अपनी बाहों में उठाकर अंदर ले गया। जैसे ही उसने लाइट ऑन करने की कोशिश की, कैथरीन ने उससे भी तेजी से दरवाजे पर उसे दबा लिया। उसकी खूबसूरत आंखें ब्रैंडन की आंखों में गहराई से झांक रही थीं, आत्मविश्वासी और मोहक। तो अब बताओ, तुम मुझे सजा देने आए थे? उसने धीमे से कहा। ब्रैंडन का पूरा शरीर सिहर उठा। अगर उसने खुद को काबू में न रखा होता तो शायद वो उसे सच में चोट पहुंचा देता। वह दांत भींचकर बोला। उसकी आवाज धीमी लेकिन भरी हुई थी, बेबी, तुम आग से खेल रही हो। कैथरीन ने मुस्कुराते हुए भौं उठाई। तो झेल नहीं पा रहे क्या? ब्रैंडन के जीवन में ये पहली बार था कि किसी ने उसे यूं चुनौती दी थी। वो भीतर से उबल रहा था, जैसे सब्र की हद पार कर चुका हो। उसने खुद को मुश्किल से रोका और गुर्राती आवाज में कहा, शांत रहो वरना चोट लग जाएगी। कैथरीन मुस्कुराई। मुझे चोट? जिसने मुझे नुकसान पहुंचाया हो वो तो अभी पैदा भी नहीं हुआ। फिर उसने एक तेज धक्का दिया और आगे बढ़ी। उसके होंठ ब्रैंडन के होंठों से टकरा गए। ब्रैंडन अब खुद को रोक नहीं पाया। उसने कैथरीन को कसकर बाहों में लिया और तेजी से उसे बेडरूम की ओर ले गया। कुछ ज्यादा ही शरारती औरत है, उसने मन ही मन सोचा। अंधेरे में किसी ने नहीं देखा, कैथरीन की आंखों के कोनों पर एक हल्की मुस्कान थी। सुबह सुबह धुएं की हल्की सी परत में लिपटी हुई कैथरीन नींद से बड़ी मुश्किल से जागी। उसका सिर भारी था और शरीर थका हुआ महसूस हो रहा था। जैसे ही उसने आंखें खोली, उसने अपने पास बैठे आदमी को देखा, बिना कमीज के, मानो कोई पौराणिक देवता हो। उसके खूबसूरत और सधे हुए चेहरे पर पतले होठों के बीच एक सिगरेट थी और उसकी उठी हुई भौहों में हल्की सी उदासी झलक रही थी।
कैथरीन ने पहली बार ब्रैंडन को अपने सामने धूम्रपान करते देखा था। वह जानती थी कि ब्रैंडन स्मोक करता है, लेकिन उसने कभी उसके सामने ऐसा नहीं किया था, यहाँ तक कि उसे उसकी गंध तक महसूस नहीं होने दी थी। पिछली रात ब्रैंडन ने उसके साथ घंटों तक उसे अपने आगोश में रखे रखा था। सुबह तक वह उसे छोड़ने को तैयार नहीं था। कैथरीन इतनी थक चुकी थी कि कुछ कहने की हिम्मत भी नहीं बची, बस आंखें बंद कर गहरी नींद में चली गई। उसके हल्के से हिलने पर ब्रैंडन ने घबराकर उसकी तरफ देखा। उसने फौरन सिगरेट बुझा दी। एशट्रे ढूंढने का वक्त भी नहीं मिला तो उसने सिगरेट अपनी उंगलियों से ही दबा दी। क्या मैंने तुम्हें जगा दिया? उसकी भारी खुरदरी आवाज में एक अजीब सी मोहकता थी। नहीं, कैथरीन ने उनींदी आवाज में कहा, हाथ ऊपर उठाए और आलस से खिंचाई करते हुए बोली। उसकी गोरी त्वचा पर सुबह की धूप पड़ रही थी और वह लगभग चमक रही थी। उसकी निर्दोष त्वचा पर पड़े हल्के बैंगनी निशान और भी साफ दिखाई दे रहे थे, मानो खिले हुए गुलाब हों। ब्रैंडन ने एक नजर डाली और उसकी आंखों में चाहत की लपटें भर गईं। वह जानता था कि अगर यह ऐसे ही चलता रहा तो वह खुद को रोक नहीं पाएगा। कैथरीन का ये पहला अनुभव था। उसकी सेहत अच्छी थी, लेकिन फिर भी इतनी लंबी रात का असर उस पर साफ दिख रहा था। ब्रैंडन ने अपना सिर दूसरी तरफ मोड़ा और बोला, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को बनाता हूँ। जैसे ही वह उठा, उसके शरीर पर से रेशमी ग्रे चादर फिसल गई। उसका गठीला और मजबूत शरीर सामने आ गया। कपड़ों में वह दुबला पतला लगता था, लेकिन कपड़े उतरते ही उसके सधे हुए मांसपेशियां झलक रही थीं। कैथरीन ने तकिए पर कोहनी टिकाए आधी खुली आंखों से उसे देखा और मन ही मन सोचा, ऐसे शरीर वाले आदमी के साथ सोना कोई घाटे का सौदा नहीं है। आधा घंटा बाद ब्रैंडन कमरे में ट्रे लेकर वापस आया। पहले भी जब कैथरीन आलस में बिस्तर से नहीं उठती थी तो ब्रैंडन खुद खाना कमरे में लाकर देता था, लेकिन आज कैथरीन ने कमरे में खाना खाने से मना कर दिया। कमरे में एक अजीब सी गंध थी जिसने उसका सारा मूड खराब कर दिया था। स्वादिष्ट खाना खाने के लिए ध्यान चाहिए, उसने मन में सोचा। ब्रैंडन ने हमेशा उसकी हर छोटी बड़ी बात मान ली थी। उसने खाना वापस टेबल पर रख दिया। कैथरीन अब डाइनिंग टेबल पर बैठ गई। चूंकि वह अभी अभी जागी थी, ब्रैंडन ने हल्का और सादा खाना बनाया था। उसने उसके लिए गुलाब की शराब का एक गिलास भी रखा। पिछली रात कैथरीन ने बहुत शराब पी ली थी, उसकी आवाज भी बैठ गई थी। ये गुलाब लिकर बिल्कुल सही था, उसने उसे एकदम तरोताजा कर दिया। ब्रैंडन ने दलिया उसकी तरफ बढ़ाया और बोला, सुना है तुमने स्टाइल यूनिवर्सिटी जाने का फैसला कर लिया है। कैथरीन को ये जानकर हैरानी नहीं हुई कि ब्रैंडन को पहले से पता है। यह कोई राज नहीं था, शायद कल ही यह खबर कॉलेज में फैल चुकी थी। ब्रैंडन हमेशा उसकी हर बात पर नजर रखता था। कैथरीन ने लापरवाही से कहा, देश में स्टाइल यूनिवर्सिटी ही सही विकल्प है, और वो बूढ़े मार्शल हार्टली का गुस्सा भी उतना बुरा नहीं है। मार्शल हार्टली देश के जाने माने प्रोफेसर थे और उनसे सब डरते थे, लेकिन कैथरीन के लिए वह बस एक दिलचस्प बूढ़े आदमी थे। शायद वही एक थी जो उनके बारे में यूं बेफिक्री से बोल सकती थी। स्टाइल यूनिवर्सिटी अपनी सख्ती और रहस्यमय छवि के लिए मशहूर थी, और कैथरीन जैसी आजाद ख्याल लड़की को वहां की पाबंदियां रास नहीं आने वाली थीं। ब्रैंडन को चिंता थी कि वो वहां ढल नहीं पाएगी। उसने धीरे से कहा, क्या मैं तुम्हारे लिए कोई और कॉलेज ट्रांसफर करवा दूं? कैथरीन ने मन ही मन सोचा, कॉलेज जाना ही तो है, इस पर इतना हंगामा क्यों? उसने बिना सोचे जवाब दिया, नहीं चाहिए, मैं स्टाइल यूनिवर्सिटी ही जाऊंगी। ब्रैंडन ने प्यार से मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, फिर हम स्टाइल यूनिवर्सिटी चलेंगे। स्टाइल यूनिवर्सिटी कासिया से सैकड़ों मील दूर लॉक्सटन में थी। कैथरीन ने कटोरा नीचे रखा और ठंडी नजरों से ब्रैंडन की ओर देखा, तुम चाहते हो मैं कासिया में ही रहूं, है ना? ब्रैंडन तुरंत समझ गया कि वह क्या कहना चाहती है। वो किसी भी हाल में उससे दूर नहीं रहना चाहता था। अगर कैथरीन विदेश जाती तो परेशानी बढ़ जाती, लेकिन देश में रहती तो वह लॉक्सटन आ जा सकता था, वहां उनके परिवार की पुरानी कोठी भी थी। अगर तुम स्टाइल यूनिवर्सिटी जाओगी तो मैं लॉक्सटन चला जाऊंगा, और अगर तुम कासिया में रहोगी तो मैं भी यहीं रहूंगा। कैथरीन समझ गई कि ब्रैंडन अपना सारा बिजनेस लॉक्सटन शिफ्ट करने की सोच रहा है। उसने भौं उठाए और मुस्कुराकर कहा, तुमने तो कहा था कि डंकन कॉर्पोरेशन का भविष्य ओशनवाइल में है, अब लॉक्सटन कैसे बन गया? ब्रैंडन उसकी शरारती नजरों से जरा भी नहीं डरा। वह झुककर बोला, डंकन कॉर्पोरेशन का भविष्य वही है जहां तुम हो। वो दरअसल ओशनवाइल जाने की सोच रहा था, लेकिन कैथरीन अगले कुछ साल लॉक्सटन में रहेगी तो उसका फैसला बदल गया। वैसे भी ओशनवाइल में एरक था, और ब्रैंडन नहीं चाहता था कि कोई और उसकी औरत पर नजर रखे। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। उधर लियाना अपने छोटे से अपार्टमेंट में दाखिल हुई तो उसका गुस्सा फट पड़ा। तंग जगह और मेज पर पड़े बचे हुए खाने के डिब्बे देखकर उसका पारा चढ़ गया। उसने गुस्से में अपना हैंडबैग फेंक दिया। तुम लोगों को अब बस नहीं हुआ? तुम लोगों में और कचरे में रहने वाले कीड़ों में क्या फर्क रह गया है? कॉबन ने सिर उठाया और लियाना की ओर घूरा। उसे यकीन नहीं हुआ कि उसकी बेटी उससे इस लहजे में बात कर रही है। अब तू मुझसे उलझेगी, लियाना, उसने गरजते हुए कहा। लियाना के मन में गुस्सा उबल पड़ा। पहले तो मेरे पापा बड़े आदमी थे, लेकिन अब कैथरीन की वजह से सिर भी नहीं उठा सकते। उसके कारण सब कुछ खो दिया। मम्मी तो दादा दादी के घर ही रहने लगी हैं, यहाँ आना भी नहीं चाहती। उसने झल्लाकर कहा, अगर इतने ही काबिल थे तो कैथरीन से क्यों हार गए?
दादा की सारी संपत्ति उसी चुड़ैल के हाथ में क्यों जाने दी? पिछले कुछ दिनों में कॉबिन पूरी तरह टूट चुका था। ब्रैंडन ने उसके सारे साधन बंद कर दिए थे और कोई पुराना दोस्त भी मदद करने को तैयार नहीं था। अब वो घर में बेकार पड़ा रहता था, एक नाकाम आदमी की तरह। अपनी बेटी के अपमान से वह तिलमिला उठा। वो खड़ा हो गया, उसकी आंखों में गुस्से की आग थी। तू कमीनी लड़की, वह चिल्लाया। लेकिन लियाना अब उससे डरती नहीं थी। उसने अपना बैग उठाया और दरवाजे की ओर बढ़ गई। उसे पीछे खड़े कॉबिन की हालत का अंदाजा नहीं हुआ। उसका चेहरा लाल हो चुका था और वह दर्द से तड़प रहा था। जैसे ही लियाना ने दरवाजा बंद किया, कॉबिन जमीन पर गिर पड़ा बेहोश। कैथरीन उस समय रोनन और कुछ दोस्तों के साथ ऑनलाइन गेम खेल रही थी जब उसे यह खबर मिली। उसने तुरंत गेम पैड फेंक दिया और तेजी से अस्पताल की ओर दौड़ पड़ी। ऑपरेशन थिएटर के बाहर ऑड्री, लियाना और रेचल पहले से ही मौजूद थीं। तीनों के चेहरे पर गंभीरता झलक रही थी। कैथरीन धीरे धीरे गलियारे के अंदर की ओर चली। उसकी चाल शांत थी और उसके चेहरे से कोई नहीं बता सकता था कि वह अंदर से क्या महसूस कर रही थी। उसके कदमों की आवाज गूंज उठी और सबका ध्यान उसकी ओर चला गया। जैसे ही कैथरीन वहां पहुंची, रेचल की आंखों में गुस्से की लपटें जल उठीं। वह तेजी से कैथरीन की ओर लपकी, लेकिन ऑड्री उससे भी तेज थी। वह कैथरीन के सामने आ गई और दोनों के बीच दीवार बनकर खड़ी हो गई। ऑड्री को अपने सामने देखकर रेचल रुक गई। उसने ऑड्री की ओर घूरते हुए कहा, तुम अब भी कैथरीन का पक्ष ले रही हो। अगर वो न होती तो तुम्हारे पापा आज ऑपरेशन थिएटर में मौत से लड़ नहीं रहे होते। रेचल की आवाज कांप रही थी, लेकिन गुस्से और दर्द से भरी थी। फिर उसने मुड़कर कैथरीन की ओर देखा। उसकी आंखों में नफरत थी। तुम मनहूस हो, एक अपशकुन। जब से तुम हमारे घर वापस आई हो, तब से हमारे परिवार की तबाही शुरू हो गई है। तुम्हारे कारण ही तुम्हारे पापा की ये हालत हुई है। ये शब्द इतने जहरीले थे कि ऑड्री तक उन्हें सह नहीं सकी। ये किसी माँ के मुंह से निकलने वाली बातें नहीं थीं। ऑड्री कुछ कहने ही वाली थी कि तभी कैथरीन की ठंडी, तंज भरी आवाज गूंजी। क्या आपने बचपन से ही मुझसे सारे रिश्ते तोड़ नहीं लिए थे? अब अचानक मैं जिम्मेदार कैसे हो गई? उसकी बात ने रेचल को और भड़का दिया। वह गुस्से से कांपने लगी, उसका चेहरा लाल हो गया और वह शब्दों के लिए जूझने लगी। लियाना जल्दी से आगे बढ़ी और रेचल को संभाला। माँ, आप क्यों गुस्सा कर रही हैं? ऐसी लोगों पर गुस्सा करने का कोई फायदा नहीं है। फिर उसने कैथरीन की ओर मुड़कर ताना मारा। तुम इतनी निर्दयी कैसे हो सकती हो? जो आदमी अंदर मौत से लड़ रहा है वो हमारे पापा हैं, और तुम यहाँ बहस कर रही हो। तुम्हें जरा भी शर्म नहीं? ऑड्री ने स्थिति को और बिगड़ने से रोकने की कोशिश की। कैथी, रहने दो ना। चलो थोड़ी देर बाहर चलते हैं। कैथरीन ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी नजरें अब लियाना पर टिक गईं। दोनों की आंखें मिली और लियाना ने तुरंत नजरें झुका ली। वो कैथरीन की आंखों में देखने की हिम्मत नहीं कर सकी। कैथरीन हल्के से हंसी। निर्दयी, ये शब्द बोलने का हक तुम्हें है। उसके लहजे में कड़वाहट थी। अगर तुम मेरी जगह होती तो क्या अब भी ऐसे ही शांति से खड़ी रहती? कभी दूसरों को भला बनने की सलाह मत दो जब तक तुमने उनका दर्द खुद महसूस न किया हो। लियाना चुप रह गई। माहौल अचानक भारी और असहज हो गया। तभी ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा खुला। सब लोग एक साथ डॉक्टर की ओर भागे। डॉक्टर, मेरे पति कैसे हैं? रेचल ने घबराकर पूछा। डॉक्टर विसेंटे के निजी चिकित्सक थे, इसलिए वे रेचल को भली भांति जानते थे। मिसेस स्वॉन, मिस्टर स्वॉन की स्थिति ठीक नहीं है। उनके दिमाग में जो रक्त का थक्का था हमने हटा दिया है, लेकिन उनका मस्तिष्क बहुत देर तक ऑक्सीजन से वंचित रहा। अगर वे होश में भी आते हैं तो गंभीर असर रह सकता है। आपको मानसिक रूप से तैयार रहना चाहिए। ये सुनकर रेचल जमीन पर गिर पड़ी। उनकी आंखों की चमक बुझ गई थी। उनका पूरा जीवन स्वॉन परिवार और अपने पति पर निर्भर था। अब संपत्ति कैथरीन के पास थी और पति मौत के मुहाने पर उनके पास उम्मीद ही क्या बची थी। लियाना भी सन्न रह गई, लेकिन उसका सन्नापन कुछ अलग था। कैथरीन ने ये बात महसूस की। कुछ देर बाद रेचल और लियाना दोनों फिर कैथरीन पर टूट पड़ी। रेचल रोते हुए चिल्लाने लगी, जबकि लियाना ने सीधे कैथरीन पर आरोप लगाया। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। अगर तुमने स्वॉन कॉर्पोरेशन न छीनी होती तो पापा को इतना गुस्सा नहीं आता। कैथरीन को पता था कि रेचल और कॉबिन बेघर नहीं हुए थे। वे लियाना के नाम वाले फ्लैट में रह रहे थे, जो कासिया में 1000 वर्ग फुट से बड़ा था, जो आम लोगों के लिए सपना था। कॉबिन तो हाल ही में अपने पुराने दोस्तों से संपर्क कर फिर से व्यापार शुरू करने की कोशिश कर रहा था। इतना सक्रिय आदमी अचानक स्ट्रोक से बीमार पड़ गया। कुछ तो गड़बड़ थी। कैथरीन ने ठंडी नजरों से लियाना की ओर देखा। लियाना, क्या तुम सच में कह रही हो कि मैंने उन्हें गुस्सा दिलाया? लियाना की आंखों में एक पल के लिए डर झलका, लेकिन उसने तुरंत खुद को संभाल लिया और ऊंची आवाज में बोली, और कौन होगा? तुमने ही अपने माता पिता को घर से निकाला और उनकी कंपनी भी छीन ली। पापा बीमार हुए तो इसमें और किसका दोष है? कैथरीन ने कंधे उचकाए। जो तुम्हें कहना है कहो, सच्चाई तुम सब जानते ही हो। लियाना को राहत मिली कि कैथरीन ने और कुछ नहीं कहा। रेचल के गुस्से को देखकर ऑड्री ने फैसला किया कि वो कैथरीन को वहां से ले जाएगी। बाहर आने के बाद ऑड्री ने समझाने की कोशिश की। कैथी, माँ की बातों का बुरा मत मानो। पापा की हालत खराब है, इसलिए वो परेशान हैं। कैथरीन ने ठंडे स्वर में कहा। तुम अब तक कुछ नहीं सीखी ऑड्री।
ऑड्री एकदम चुप रह गई। कैथरीन वहां से चली गई। अगर ऑड्री का फोन न आया होता तो वह आती भी नहीं। ऑड्री कुछ देर बाद ही संभली। उसे कैथरीन की बात समझ आ गई। पापा ने अपने फायदे के लिए कैथरीन को अगवा कराया था। उस दिन के बाद कैथरीन का इन लोगों से कोई रिश्ता नहीं रह गया था। लेकिन ऑड्री अलग थी। भले ही उसके माता पिता ने उसे कभी प्यार न दिया हो, फिर भी वो उनके प्रति लगाव नहीं छोड़ पा रही थी। वो बिल का भुगतान करने गई और फिर उसी दिशा में चली जहां कैथरीन गई थी। शायद यही वो आखिरी चीज थी जो वह अपने माता पिता के लिए कर सकती थी। अस्पताल से निकलने के बाद कैथरीन ने रोनन से संपर्क किया। दोनों फिर से डिनर के लिए मिले, लेकिन इस बार कैथरीन ने बारबेक्यू नहीं चुना। ब्रैंडन के प्रभाव में आने के बाद से वो हल्के स्वाद वाले खाने को ज्यादा पसंद करने लगी थी, इसलिए आज उन्होंने हल्का खाना ऑर्डर किया। रोनन ने चिकन लेग्स की हड्डियां निकालकर कैथरीन की प्लेट में रखी। पास बैठे ब्रायन ने भी पीछे नहीं रहने की ठानी। उसने बर्फीली कोला का एक गिलास भरा और कैथरीन की ओर बढ़ा दिया। तीनों के बीच एक अनकही समझ थी। किसी ने भी स्वॉन परिवार की बात छेड़ी तक नहीं। सभी जानते थे कि कैथरीन को ये बातें सुनना पसंद नहीं, इसलिए कोई हिम्मत नहीं कर सका। कैथरीन को आज अच्छा खाते देख रोनन ने उसके लिए सूप परोसा और मौके का फायदा उठाकर पूछ लिया, कैथरीन, जब हम लॉक्सटन पढ़ने जाएंगे तो क्या तुम्हारा और मिस्टर डंकन का अलगाव नहीं होगा? कैथरीन ने सूप का एक घूंट लिया और फिर धीरे से कटोरा रखते हुए बोली, ऐसा नहीं है। डंकन कॉर्पोरेशन अब लॉक्सटन में अपना काम बढ़ाने जा रही है, इसलिए ब्रैंडन ज्यादातर वहीं रहेगा। कैथरीन के इतना कहते ही ब्रायन ने कहा, अरे तभी तो मेरे पापा और बाकी लोग रोज ओवरटाइम कर रहे हैं। असल में सब लॉक्सटन की तरफ ध्यान दे रहे हैं। ब्रायन की बात सुनकर सबके चेहरे पर हल्का बदलाव आया। कैथरीन का चेहरा भले ही शांत था, लेकिन उसकी आंखों के कोनों पर हल्की मुस्कान उसके मूड को बयां कर रही थी। रोनन भी खुश लग रहा था। उसे अच्छा लगा कि ब्रैंडन कैथरीन के लिए इतना कर रहा था। उसकी नजर में ब्रैंडन की छवि कुछ बेहतर हो गई थी। लॉक्सटन का नाम आते ही रोनन को कुछ याद आया। वह ब्रायन की ओर मुड़ा और बोला, सुनो, तुम्हारा परिवार पहले लॉक्सटन में काफी अच्छा कर रहा था ना? फिर कासिया आकर यहाँ का मार्केट क्यों हथिया लिया? अगर डंकन परिवार कासिया न आया होता तो आज ये शहर किसी और परिवार के कब्जे में होता। ब्रायन ने थोड़ा सोचा और बोला, हाँ, मैंने पापा से सुना था लॉक्सटन तो सत्ता का केंद्र है। हमारे डंकन परिवार में बहुत कम लोग सरकारी पदों पर हैं, इसलिए वहां रहकर उन लोगों से टकराने का कोई फायदा नहीं था। यही वजह थी कि हमने कासिया में बिजनेस पर ध्यान देना शुरू किया। डंकन परिवार की एक ही शाखा सरकार से जुड़ी थी और वही सारी ताकत अपने हाथों में रखती थी। पैसा और सत्ता दोनों एक साथ हों तो दुश्मन बनना तय है। इसलिए डंकन परिवार का लॉक्सटन से हटकर कासिया पर ध्यान देना सही फैसला था। रोनन फिर कुछ पूछने ही वाला था कि ब्रायन ने चिढ़कर कहा, क्या तुम्हें खाना खाते वक्त भी बोलना जरूरी है? इसी दौरान कैथरीन का फोन बज उठा। जैसे ही उसने फोन उठाया, दूसरी ओर से ब्रैंडन ने ब्रायन और रोनन की आवाज सुनी। तुम अपने क्लासमेट्स के साथ खाना खा रही हो? हाँ, कैथरीन ने बेपरवाही से जवाब दिया और फिर फोन काट दिया। उसके फोन रखने के बाद ब्रायन ने झिझकते हुए पूछा, कैथरीन, क्या अंकल ब्रैंडन यहाँ आने वाले हैं? वो थोड़ी देर में आएंगे। जब तक मैं खाना खत्म कर लूंगी तब तक पहुंच जाएंगे। ब्रैंडन ने कहा था कि वो उसे लेने आएंगे, लेकिन साथ बैठकर खाने का नहीं। कैथरीन की बात सुनकर ब्रायन चुपचाप सिर झुकाकर खाने लगा। वो ब्रैंडन के बारे में कुछ बुरा कहना चाहता था, पर हिम्मत नहीं हुई। आखिरकार ब्रैंडन वही शख्स था जिससे ब्रायन बचपन से डरता आया था, डंकन परिवार का मुखिया, जिससे उसके पिता तक डरते थे। आधे घंटे बाद कैथरीन को ब्रैंडन का मैसेज मिला। वो नीचे पहुंच चुका था। कैथरीन ने खाना खत्म किया, अपना सामान उठाया और खड़ी हुई। गुड बाय, उसने हाथ हिलाया और गरिमामय अंदाज में कमरे से निकल गई। रोनन के लिए ये कोई नई बात नहीं थी। कैथरीन का इस तरह अलविदा कहना भी उनके लिए एक सम्मान की बात थी। कैथरीन फ्रंट डेस्क पर पहुंची और वेटर को कमरे का नाम बताया ताकि बिल चुकाया जा सके। वेटर मुस्कुराते हुए बोला, मिस, आपका बिल पहले ही चुका दिया गया है। हमारे मैनेजर ने खुद आदेश दिया था कि आपको भुगतान नहीं करना है। कैथरीन ने भौहें चढ़ाई। कुछ पूछने ही वाली थी कि तभी मैनेजर खुद वहां आ पहुंचा। वो बहुत आदर के साथ बोला, मिस स्वॉन, नमस्ते, मैं इस रेस्टोरेंट का मैनेजर हूँ। कैथरीन ने उसे देखा और उसकी नजर समझते ही मैनेजर तुरंत बोला, आपका बिल मिस्टर डंकन के खाते में डाला गया है। दरअसल ये रेस्टोरेंट मिस्टर डंकन की निजी संपत्ति है। कैथरीन तुरंत सब समझ गई। कासिया में मिस्टर डंकन कहने पर और कौन हो सकता था सिवाय ब्रैंडन के। वो मन ही मन मुस्कुराई। लगता है ब्रैंडन के पास खूब संपत्तियां हैं। उसे जल्द ही समय निकालकर उनके बारे में पता लगाना होगा, क्योंकि आगे चलकर ये सब उसकी संपत्ति भी बन सकती हैं। चूंकि भुगतान ब्रैंडन का था, उसने मना नहीं किया। कैथरीन ने बस हल्के से हाथ हिलाया और मैनेजर की हैरान नजरों के बीच रेस्टोरेंट से निकल गई। बाहर ब्रैंडन की कार खड़ी थी। जैसे ही कैथरीन बाहर आई, ब्रैंडन ने तुरंत उसे देख लिया। वह कार से उतरा और दरवाजा खोला। पैक्सटन अब इस बात का आदी हो चुका था, जब कैथरीन साथ होती तो उसके पास दरवाजा खोलने की भी इजाजत नहीं होती। कैथरीन कार में बैठ गई और ब्रैंडन भी उसके पास आकर बैठ गया। उसने हल्की सी कॉफी की खुशबू महसूस की और धीमे स्वर में पूछा,
तुमने बारबेक्यू नहीं खाया, अब बारबेक्यू से मन भर गया है, कैथरीन ने लापरवाही से कहा। ब्रैंडन हल्के से मुस्कुराया, जैसे उसके जवाब पर मजाक कर रहा हो। कैथरीन अभी अभी खाकर आई थी, आलस से खिड़की के सहारे सिर टिकाए बैठी थी। ब्रैंडन ने उसका हाथ थामा और धीरे धीरे अपनी उंगलियों में उलझाने लगा। उसका हाथ नर्म और मुलायम था, जैसे किसी बच्चे की त्वचा। वह थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, सुना है कॉबन के साथ कुछ हुआ है? कैथरीन ने बिना रुचि दिखाए जवाब दिया। ब्रैंडन ने पूछा, क्या तुम्हें मेरी मदद चाहिए? नहीं, उसने तुरंत कहा। उसके लहजे से साफ था कि उसे स्वॉन परिवार की कोई परवाह नहीं थी। ब्रैंडन ने सिर हिलाया, ठीक है, जैसा तुम चाहो। उसके लिए कैथरीन की इच्छा ही आखिरी बात थी। बाकी लोग क्या सोचते हैं, इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था। उधर अस्पताल में लियाना कमरे से बाहर आई। अंदर का माहौल इतना भारी था कि उसका दम घुटने लगा। मशीनों की टिक टिक उसे मौत की गिनती जैसी लग रही थी। रेचल ने उसे कॉबिन की देखभाल के लिए वहीं रुकने को कहा और खुद लैंग्स के घर लौट गई। लियाना झुंझलाकर बोली, माँ, मुझे भी कॉलेज का चुनाव करना है, आप जल्दी वापस आइए। रेचल भी परेशान थी, उसे अस्पताल जाना बिल्कुल पसंद नहीं था। फोन पर बोली, लियाना, थोड़ा सब्र रखो, तुम्हारे दादाजी की तबीयत ठीक नहीं है। मैं उन्हें संभाल कर आती हूँ, फिर अस्पताल आऊंगी। ये कहकर उसने फोन काट दिया। लियाना ने गुस्से में फोन फेंक दिया। वह जानती थी कि उसकी माँ झूठ बोल रही थी। तुम आना ही नहीं चाहती। सब झंझट मुझ पर डाल दिया और बहाना बना लिया कि दादाजी बीमार हैं, उसने मन में सोचा। वह कांच की खिड़की से अपने पिता को देख रही थी, जो बेहोश पड़े थे। उसकी आंखों में ठंडा, निर्मम भाव था। वो मन ही मन चाहती थी कि उसके पिता कभी जागरे ही नहीं। रेचल उस वक्त गुस्से से भर उठी जब उसके पति के मेडिकल बिल का बकाया नोट उसके चेहरे पर फेंका गया। उसे जरा भी उम्मीद नहीं थी कि उसकी जिंदगी में कभी ऐसा दिन आएगा जब कोई उससे कर्ज मांगने आएगा। असल में उसने तो पहले से ही योजना बना रखी थी कि वो अपने पति की देखभाल के लिए 2 फुल टाइम नर्सें रखेगी, ताकि वो और उसकी बेटी चैन से आराम कर सकें। लेकिन जैसे ही वह अस्पताल पहुंची, नज ने उसके हाथ में बिल थमा दिया। राशि देखकर रेचल की भौहें सिकुड़ गईं। क्या तुम लोग पागल हो गए हो? हम पर बकाया कैसे हो सकता है? नज का चेहरा ठंडा और रवैया बेरुखी भरा था। वह बोली, मैडम, नोटिस में साफ लिखा है आपका अग्रिम भुगतान कल ही खत्म हो गया। कृपया जल्दी से बिल चुका दीजिए ताकि इलाज में देरी न हो। इतना कहकर नज मुड़ी और बिना पीछे देखे चली गई। रेचल ने गुस्से में नोट को मसलकर गेंद बना दिया और बड़बड़ाई, ये कमीने जानते नहीं कि हम कौन हैं। अभी मैं डायरेक्टर को फोन करती हूँ और इस बेवकूफ नस को निकलवाती हूँ। पास बैठी लियाना ने भौहें चढ़ाई और कहा, मॉमी, अपनी एनर्जी बर्बाद मत करो, कोई फायदा नहीं है। रेचल एकदम रुक गई। उसने हैरानी से पूछा, मतलब क्या है तुम्हारा? किस बात का फायदा नहीं? बेबस होकर लियाना ने सच्चाई बताई। अगर डायरेक्टर को फोन करने से कुछ होता तो मैं बहुत पहले कर चुकी होती। अस्पताल ने साफ कहा है कि अब से हमारे सारे खर्चे स्वॉन कॉर्पोरेशन के फंड से नहीं चलेंगे। जब से डैड यानी कॉबिन को स्वॉन के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से निकाल दिया गया है, हम पर से स्वॉन परिवार की सारी सुविधाएं खत्म हो गई हैं। लियाना की आंखों में नफरत थी। मॉमी, ये सब उस मुसीबत कैथरीन की वजह से हुआ है। वो हमें बर्बाद करना चाहती है। रेचल को अब सब समझ में आया, ये सब कैथरीन की चाल थी। नहीं, मुझे उससे मिलना होगा, लियाना ने झुंझलाते हुए कहा। मॉमी, उससे मिलकर क्या हासिल होगा? अगर कैथरीन से बात करने से कुछ बदल सकता तो हम यहाँ तक गिरते ही क्यों? बेहतर होगा आप ऑड्री से बात करें। पिछली बार के मेडिकल बिल तो उसी ने भरे थे। अगर अब पैसे नहीं दिए तो डैड को अस्पताल से निकाल दिया जाएगा। लियाना की बात सुनकर रेचल का चेहरा और भी उतर गया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वो ऐसी हालत में पहुंच गई है। लेकिन वो अपने पति का इलाज रुकने नहीं दे सकती थी। वो अब भी उम्मीद कर रही थी कि उसका पति जागेगा और फिर से सब संभाल लेगा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। दूसरी तरफ सेट पर ऑड्री कार से उतरी ही थी कि उसका फोन बज उठा। उससे पहले किम ने जल्दी से फोन उठाया, उसे दराज में डाल दिया और दराज बंद कर दी। ऑड्री ने हैरानी से पूछा, किम, ये क्या कर रहे हो? कौन फोन कर रहा है? किम का चेहरा अजीब बन गया। उसने व्यंग्य से कहा, और कौन होगा? वही घमंडी मिसेस स्वॉन। ये तीसरी बार कॉल कर चुकी हैं। किम को पता था कि अब स्वॉन परिवार की बागडोर कैथरीन के हाथ में है और उसे इस बात से बड़ी खुशी थी। उसने कई अमीर महिलाओं को देखा था, लेकिन रेचल जैसी बदतमीज औरत शायद ही कोई हो। उसे पूरा यकीन था अगर ये कॉल नहीं उठाया गया तो रेचल चौथी, पांचवी बार फिर कॉल करती रहेगी। ऑड्री ने लंबी सांस ली और कहा, मेरे डैड बीमार हैं, शायद अस्पताल में कुछ गड़बड़ हो, मुझे कॉल उठाना ही चाहिए। किम बड़बड़ाया, तुम डॉक्टर तो हो नहीं, तुम्हें कॉल करके क्या होगा? जैसे ही कॉल कनेक्ट हुई, रेचल की चीखती हुई आवाज रिसीवर से गूंजी, कमबख्त लड़की, कितनी बार फोन किया और तू उठाती नहीं, मर गई क्या? उसकी आवाज इतनी तेज थी कि बिना स्पीकर के भी किम साफ सुन सकता था। अगर वो ऑड्री की मां न होती तो किम अब तक पलटकर गालियां दे चुका होता। ऑड्री ने अपनी आवाज शांत रखते हुए कहा, मॉम, मैं अभी शूटिंग कर रही थी, कैसे उठाती फोन जब मैं हवा में लटकी हुई थी? कुछ पल के लिए रेचल चुप हो गई, फिर ऑड्री ने खुद चुप्पी तोड़ी। कहिए, क्या जरूरी बात है?
रेचल ने सीधे मुद्दे पर आते हुए कहा, जल्दी से मुझे $10 लाख भेज दो। ऑड्री हकबका गई। मॉम, इतनी बड़ी रकम अचानक क्यों चाहिए? रेचल का लहजा बेहद बेपरवाह था। अरे बस 10 लाख ही तो हैं। इतना बड़ा तमाशा क्यों बना रही हो? जल्दी भेजो, बेवजह सवाल मत करो। किम ने इशारों से ऑड्री को रोकने की कोशिश की और सौभाग्य से ऑड्री ने अपना धैर्य नहीं खोया। मॉम, आप पहले ये बताइए कि इतने पैसे की जरूरत अचानक क्यों पड़ी? अनिच्छा से ही सही, रेचल ने जवाब दिया। तेरे पिता के इलाज के लिए चाहिए। अब बकवास मत कर, जल्दी पैसे भेज। ये कहकर उसने फोन काट दिया बिना एक शब्द और कहे। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। कॉल खत्म होने के बाद किम आगे बढ़ा और बोला, ऑड्री, तुम सच में उसे $10 लाख देने की सोच तो नहीं रही ना? तुमने पिछले कुछ दिनों में पहले ही उनकी बहुत मदद की है और वो है कि शुक्रिया तक नहीं कहते। उन्हें लगता है जैसे 10 लाख कोई मामूली रकम है। कोई इतनी जल्दी पैसे बनाता है क्या? ऑड्री ने सिर झुका लिया। किम ने समझाते हुए कहा, सुनो ऑड्री, जरा सोचो, तुम्हें लगता है मुझे नहीं पता तुम्हारे पास कितने पैसे हैं? और वैसे भी सारा बोझ सिर्फ तुम क्यों उठाओ? तुम्हारी मॉम और लियाना के पास तुमसे ज्यादा पैसा है। ऑड्री ने सब कुछ किम को पहले ही बता रखा था, इसलिए उसे पता था रेचल और लियाना के पास असल में काफी पैसा है। वे अपने पैसे खर्च नहीं करना चाहती, इसलिए ऑड्री से वसूलना चाहती हैं। जब उनके पास पैसा था तो ऑड्री का मजाक उड़ाती थी। अब जब पैसे की तंगी आई तो उसी को एटीएम बना लिया। किम की बातों ने ऑड्री को सोच में डाल दिया। सही तो कह रहा है, उसने मन में सोचा, मॉम के पास मुझसे ज्यादा पैसा है, फिर भी वो इस्तेमाल नहीं करना चाहती। मैं अब और नहीं झुक सकती। उसने मोबाइल किम को थमाया और कहा, ये मामला अब तुम संभालो। किम ने राहत की सांस ली। आखिरकार उसने ऑड्री को समझा लिया था और फिर उसने ये सारी बात कैथरीन को चुपके से रिपोर्ट कर दी। जब कैथरीन को किम का संदेश मिला तो वह जोर से हंस पड़ी। उसकी बहन आखिरकार समझदार हो रही थी। उसी वक्त ब्रैंडन कमरे से बाहर आया और उसने कैथरीन को हंसते हुए देख लिया। उसकी मुस्कान देखकर उसने पूछा, क्या बात है, इतनी खुश क्यों हो? कैथरीन ने मोबाइल उठाकर लहराया और बोली, रेचल ने ऑड्री से पैसे उधार मांगे और उसने साफ मना कर दिया। ब्रैंडन ने बात समझते ही हल्की मुस्कान दी। तुम्हारे मार्गदर्शन में अब वो सही फैसले लेने लगी है। कैथरीन ने उसे घूर कर देखा, मानो कह रही हो कि यह बात कहने की जरूरत नहीं थी। इसके बाद उसने अस्पताल में फोन किया। उसने निर्देश दिया कि कॉबिन को जरूरी दवाइयां और इलाज मिलते रहें, लेकिन गैर जरूरी खर्चे उसके खुद के जिम्मे होंगे। असल में कैथरीन के लिए यह कोई बड़ा मुद्दा नहीं था। वो बस ऑड्री की मदद कर रही थी ताकि उस पर जरूरत से ज्यादा बोझ न पड़े। सब कुछ निपटाने के बाद ब्रैंडन उसके पास बैठ गया और हल्के से उसे अपनी ओर खींच लिया। सुना है तुम इस साल कॉलेज जल्दी शुरू करने वाली हो, क्यों न मैं तुम्हें अगले महीने लॉक्सटन छोड़ आऊं। मौसम विभाग ने घोषणा की थी कि इस साल गर्मी जल्दी पड़ेगी, इसलिए लॉक्सटन की यूनिवर्सिटीज ने नया सत्र आधा महीना पहले शुरू करने का निर्णय लिया था। स्टाइल यूनिवर्सिटी भी इसका हिस्सा थी, जहां कैथरीन का दाखिला हुआ था। यह उसका पहला कॉलेज अनुभव होने वाला था और ब्रैंडन खुद उसे वहां पहुंचाने का मन बना चुका था। कैथरीन ने बिना किसी झिझक के कहा, ठीक है, जैसा तुम ठीक समझो। ब्रैंडन ने बस औपचारिकता में पूछा था, वो वैसे भी सब कुछ खुद ही तय करने वाला था। स्टाइल यूनिवर्सिटी ने नए छात्रों के लिए 1 हफ्ते की विशेष फिजिकल ट्रेनिंग रखी थी। गर्म मौसम और मैदान में अभ्यास की कल्पना करते हुए ब्रैंडन की भौहें सिकुड़ गईं। क्यों न इस ट्रेनिंग को ही रद्द करवा दूं, उसने सहजता से कहा। उसके लिए ये करना कोई बड़ी बात नहीं थी। कैथरीन ने उसकी बात सुनकर लगभग हंसते हुए कहा, क्या तुम सच में मेरी ट्रेनिंग को लेकर चिंतित हो? अगर ब्रैंडन ने स्कॉर्पियन आइलैंड पर उसे अनॉन के रूप में न देखा होता तो कैथरीन उसकी चिंता को सामान्य मान लेती। कैथरीन की आंखों में जो हल्की झुंझलाहट थी, उसे देखकर ब्रैंडन मुस्कुराया और बोला, स्कॉर्पियन आइलैंड पर तुम ट्रेनर थी, पर यहाँ तुम ट्रेनिंग लेने वाली हो, यह अलग बात है। हालांकि भीतर ही भीतर उसे पता था कि कोई भी ट्रेनर कैथरीन को वाकई ट्रेन नहीं कर पाएगा। कैथरीन ने सहज स्वर में कहा, जरूरत नहीं है रद्द करवाने की। उसकी नजर में एक व्यक्ति के लिए पूरे कार्यक्रम में बदलाव कराना बिल्कुल बेवजह था। रेचल को जब ऑड्री से पैसे नहीं मिले और उसका फोन लगातार बिजी आने लगा तो वह मजबूर होकर लियाना के पास पहुंची ताकि वह कुछ उपाय निकाल सके। लियाना, तुम्हारे पास तो दादाजी के छोड़े हुए फंड हैं ना, थोड़ा निकाल लो, रेचल ने जल्दी से कहा। ये सुनते ही लियाना का चेहरा उतर गया। उसके पास बचत में बहुत कम पैसा था, वही जो उसने अपनी आगे की पढ़ाई और खर्चों के लिए रखा था। वो खुद का गुजारा मुश्किल से कर पा रही थी, ऐसे में वह कैसे पैसा निकाल सकती थी। उसे गुस्सा भी आया। उसकी माँ रेचल तो एक हैंडबैग पर घर जितना पैसा खर्च कर देती है, फिर अपने पति की मदद के लिए वह पैसा क्यों नहीं लगाती। ऑड्री के इनकार करने के बाद लियाना ने कठोर कदम उठाने का फैसला किया। मॉम, ऑड्री तो स्टार बनना चाहती है ना? अगर वो पैसे नहीं देना चाहती तो क्यों ना हम उसे पब्लिक में एक्सपोज कर दें, सबको बताएं कि वो अपने पेरेंट्स की मदद नहीं करती। फिर देखती हूँ इंडस्ट्री में कैसे टिकती है। रेचल ने हैरानी से अपनी बेटी की ओर देखा। उसने सोचा भी नहीं था कि लियाना इतना सोच सकती है। लियाना, तुम ऐसा नहीं कर सकती। क्यों नहीं? लियाना को यकीन नहीं हुआ कि उसकी माँ अचानक माँ बेटी के रिश्ते को लेकर भावुक हो रही है।
आखिर रेचल खुद हमेशा कहती थी कि लियाना बिल्कुल उसी जैसी है, और ये सच भी था। कई मामलों में लियाना का रवैया रेचल से बिल्कुल मिलता था। उसे अपनी मां की इजाजत की जरूरत नहीं थी। उसे पूरा यकीन था कि रेचल ऑड्री पर दया नहीं खाएगी। रेचल का चेहरा थोड़ा संकुचित हुआ और उसने गंभीर लहजे में कहा, क्या तुमने सोचा है अगर ये बात बाहर निकली तो क्या होगा? इस इंडस्ट्री में लोग एक दूसरे को नोचने को तैयार रहते हैं। समझ नहीं आती तुम्हें? अगर ये खबर बाहर जाती तो सबको पता चल जाता कि रेचल, जो कभी एक आलीशान सोशलाइट थी, अब अपने पति के इलाज का खर्च भी नहीं उठा पा रही। लोग उस पर हंसते, ताने कसते। वो इस तरह जीने से बेहतर मरना पसंद करती। लियाना को अब अपनी मां की बात समझ में आई। वो भी ऐसी शर्मिंदगी नहीं चाहती थी, लेकिन अगर वे दोनों पैसे नहीं देती तो अस्पताल में पड़े उसके पिता का क्या होगा? रेचल ने लियाना के चेहरे की झिझक देखी और लंबी सांस भरते हुए कहा, इतनी चिंता मत करो, मुझे नहीं लगता कैथरीन तुम्हारे पापा को अस्पताल से निकालने देगी। उसकी बातें लियाना के लिए थी, पर असल में वह खुद को ही दिलासा दे रही थी, क्योंकि अब तक कैथरीन से उसे कभी कोई मदद नहीं मिली थी। लियाना को भी बात सही लगी। उसके लिए तो पिता का कोमा में रहना ही सबसे सुरक्षित स्थिति थी। मॉम, तुम सही कहती हो। वो मनहूस कैथरीन हमारे पापा को मरने नहीं देगी। हम बस देखते हैं क्या होता है। माँ बेटी ने एक दूसरे को दिलासा दिया, लेकिन दोनों में से किसी ने भी कॉबिन के इलाज के लिए अपना पैसा लगाने का इरादा नहीं किया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। एक हफ्ता बीत गया और कैथरीन को अस्पताल से फोन आया, मिस स्वॉन, आपके पिता के मेडिकल बिल अब तक जमा नहीं हुए हैं, क्या इलाज जारी रखें? कैथरीन हल्के से मुस्कुराई। उसने पहले ही अनुमान लगा लिया था कि रेचल और लियाना ऐसा ही करेगी। रेचल जैसी औरत जो अपने फायदे के लिए अपनी ही बेटी को छोड़ सकती थी, उससे और क्या उम्मीद की जा सकती थी? और लियाना भी बिल्कुल अपनी मां की तरह थी, स्वार्थी और ठंडी। कैथरीन के लिए यह कोई हैरानी की बात नहीं थी। दुर्भाग्य से कॉबिन को शायद कभी अंदाजा नहीं था कि उसकी प्यारी पत्नी और बेटी उसे इस हालत में छोड़ देंगी। कैथरीन ने ठंडे स्वर में कहा, इलाज जारी रखो, और फोन काट दिया। अगर विसेंटे जिंदा होते तो वो अपने बेटे को ऐसी हालत में कभी नहीं देखना चाहते। फोन रखने के बाद कैथरीन ने थॉमस को कॉल किया। कासिया के डॉक्टर अब कुछ नहीं कर पा रहे थे। अगर कॉबिन को होश में लाना था तो अब उम्मीद सिर्फ थॉमस पर थी। उसी वक्त थॉमस स्कॉट के साथ था। जब कैथरीन का फोन आया तो स्कॉट तुरंत उछल पड़ा। चीफ, मैं हूँ, उसने उत्साहित होकर कहा। कैथरीन ने शांत आवाज में जवाब दिया, मुझे पता है। उसकी गहरी और सधी हुई आवाज सुनकर स्कॉट और भी उत्साहित हो गया। चीफ, आप तो कमाल हैं। सुना है आप स्टायर यूनिवर्सिटी में पढ़ने जा रही हैं, क्या ये सच है? स्कॉट को ये खबर सुनकर बेहद हैरानी हुई। कैथरीन जैसी शख्सियत को वहां स्टूडेंट बनते देखना उसे अजीब लगा। उसे लगा वहां कौन होगा जो कैथरीन को कुछ सिखा सके। जब उसने ये बात थॉमस को बताई तो थॉमस ने समझाया, कैथरीन वो सब हासिल कर चुकी है जो लोग पूरी जिंदगी में नहीं कर पाते। लेकिन ऐसे लोग अक्सर अकेले हो जाते हैं, इसलिए वो अब एक आम इंसान की तरह जिंदगी जीना चाहती है, यही उसका फैसला है। स्कॉट को कुछ समझ आया, पर पूरी तरह नहीं। कैथरीन जानती थी कि स्कॉट की रोनन से अच्छी दोस्ती है, इसलिए उसे अंदाजा था कि स्टायर यूनिवर्सिटी वाली खबर वहीं से आई होगी। हाँ, कैथरीन ने जवाब दिया, अपनी पढ़ाई की पुष्टि करते हुए। स्कॉट बेहद खुश हो गया। चीफ, मैं भी आऊंगा, अब तो आपको ज्यादा बार देख सकूंगा। उसकी हैसियत को देखते हुए स्टायर यूनिवर्सिटी में उसका दाखिला लेना कोई मुश्किल बात नहीं थी। कैथरीन ने उसकी खुशी देखी, मगर ज्यादा कुछ नहीं कहा। थॉमस को डर था कि स्कॉट कहीं कैथरीन को परेशान न करे, इसलिए उसने जल्दी से फोन छीनकर कॉल खत्म कर दी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। आबॉट लैबोरेटरी में स्कॉट ने नाराज होकर पूछा, ग्रैंडपा, आपने कॉल क्यों काट दिया? मुझे चीफ से थोड़ी देर और बात करनी थी। थॉमस जानता था कि उसका पोता कैथरीन को कितना मानता है। वो तो उससे भी ज्यादा इज्जत देता था जितनी उसे देता है। थॉमस ने समझाया, अगर तुम बार बार उसे परेशान करोगे तो वो तुमसे चिढ़ जाएगी। उसे शांति पसंद है। अगर तुम बहुत बात करोगे तो वो खुश नहीं होगी। स्कॉट ने भौहें चढ़ाई। तो मतलब अब मैं चीफ से बात भी नहीं कर सकता? अगर वो मुझसे उब गई तो? थॉमस को कैथरीन के स्वभाव की पूरी समझ थी, और वो जानता था ये संभव भी है। स्कॉट परेशान हो गया। उसे समझ नहीं आया क्या करे। थॉमस ने उसका चेहरा देखा और नरमी से कहा, इतना मत सोचो, अगर तुम ज्यादा बात नहीं करोगे तो मेरे खातिर वो तुमसे दूरी नहीं बनाएगी। पर थॉमस की बात सुनकर स्कॉट का चेहरा और भी बिगड़ गया। थॉमस हैरान होकर बोला, स्कॉट, अब ये कैसी शक्ल बना ली? स्कॉट ने तिरस्कार भरे लहजे में कहा, ग्रैंडपा, आप ऐसे बेहुदे सपने मत देखा करें, बहुत बुरा लगता है। इतना कहकर वो गुस्से में बाहर चला गया। थॉमस ने क्रोध में चिल्लाते हुए कहा, तू कृतघ्न बच्चा है, स्कॉट थियोज।